हेलो जी हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब बाई इंजीनियर विजय में। मैं हूं आपका विजय। तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने बात की थी पिछली क्लास में, साइंस के टॉपिक में हमने बात कर लिया था उत्तोलक, लीवर्स और सिंपल मशीन, सारा कुछ हो गया था। तो आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या है? न्यूटन के गति के विषय के नियम तीनों का अध्ययन करेंगे। संवेग, संवेग संरक्षण का सारा कुछ जानेंगे सिंपल वे में, एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो इससे पहले भाइयों बात करें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके खर्चे होते होंगे। तो मैं एक ऐसा आज जेन्युइन ऐप लाया हूँ जिसके माध्यम से आप घर बैठे और क्विज को सॉल्व करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं बिना किसी इनपुट कॉस्ट के पैसे कमा सकते हैं। तो वो ऐप कौन सा है इसको बताऊंगा। वो ऐप है क्वेरेका आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिल जाता है आपके प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद जैसा ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपका नेम, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। इसको फिल कर देने के बाद आपको आ जाता है एक ओटीपी और एक रेफरल कोड। वहाँ पे मेरा वाला रेफरल कोड एंटर करना, जिससे आपको मिल जाएगा 10 रुपये। इंस्टेंटली मिलता है ये सारा कुछ। और ये विड्रॉ की राशि जो है आपका पेमेंट देता है पेटीएम पे। और यहाँ से आप क्विज करके, साइंस क्विज करके, सारे क्विज करके, जीके, सारे जितने भी कुछ टाइप के क्विज होते हैं, आपका जितना जो भी कंटेंट तैयार है उसको वहाँ पे दे करके और बिना किसी एक भी रुपया इन्वेस्ट किए यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऐप हो जाता है काफ़ी जेन्युइन। अगर आप इसको रेफरल फैकल्टी के माध्यम से देखते हैं तो अगर आप रेफरल करते हैं पर बंदे को, आपको 10 रुपये इंस्टेंटली कैश दिया जाता है पेटीएम के माध्यम से। तो आप आज ही इस ऐप को इंस्टॉल करें और मेरा वाला रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है और इस लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गेन करें। तो यहाँ पे बात कर रहे थे साइंस पे। तो दोस्तों, जो बंदे नए जुड़े हैं पहले वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी एजुकेशन और अर्निंग सारे के लिए रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं साइंस की। साइंस की बात कर रहे थे जिसमें यांत्रिकी चैप्टर है जो काफ़ी लंबा है पर बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पे कवर किया जा रहा है सारा कुछ अच्छे से क्वेश्चन और बेसिक्स को साथ में लेकर चला जा रहा है। बेसिक्स को साथ में यांत्रिकी मैकेनिक्स की बात कर रहे थे तो उसमें सारा कुछ उत्तोलक, ट्रिक, सारा कुछ मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। तो न्यूटन की गति के नियम की अगर बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे अगर जिक्र होगा न्यूटन के तो उसके साथ में जिक्र होगा गैलीलियो साहब का भी। तो गैलीलियो साहब ने भी इसमें योगदान किया था। न्यूटन साहब ने भी गति के सापेक्ष में अपने सोच को, अपने जो अंदर सोच विकसित हुआ था उसको बताया था। बाद में 1687 में आपके न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब जी थे आइजक न्यूटन, इनका पूरा नाम अगर आएगा टिक करिएगा। इन्होंने क्या अपने पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये आप नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये उनकी बुक का नाम है। प्रिंसिपिया ऐसे देख लेते हैं, मैथमेटिका पूरा बुक का नाम जानिएगा। इसके बाद इन्होंने इस बुक में गति के लेकर तीनों समीकरणों, गति के लेकर अपने जो नियम है उनको दिया था प्रिंसिपिया में 1687 में। तो इसको याद आप रखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं गति के नियम से संदर्भ में सारा कुछ कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं गति के नियम। प्रथम नियम क्या है, जैसा कि वो व्हाइट बोर्ड पे आप देखेंगे गति का प्रथम नियम। और गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। आप जानते हैं जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम होता है। तो इसको कवर करेंगे भाइयों। हम इस नियम के द्वारा जानते हैं यदि कोई वस्तु, मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर विरामावस्था में है तो वह अपनी स्थिति को विरामावस्था में ही बनाए रखना चाहती है। अगर वह गतिशील है या फिर एक गति से समान वेग से गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाय बल आरोपित ना किया जाए।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बाय फोर्स उस पर आरोपित ऑब्जेक्ट पे ना किया जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मान लो स्थित है, कांस्टेंट है, यहीं पे स्थित है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस पे मान लो बाह्य स्रोत से, बाह्य एक्सटर्नल फोर्स से 5 न्यूटन का बल हम इस पे आरोपित करते हैं। मान लो हमने यहाँ से किया 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया। अब ये क्या करेगा, इसका पहले तो विरोध करेगा, अपने परिवर्तन का विरोध करेगा, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। और अगर इसकी अवस्था जो 5 न्यूटन से ये अगर इसका फोर्स जो होता है कम होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, दूरी तय कर लेगा और यहाँ से ये अपनी अवस्था में चेंजिंग कर लेगा। तो यहाँ से जैसा कि बात कर रहे थे पहले नियम की, तो पहले नियम में इतना सारा हो गया। इस नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी नियम को जो अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है, विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर गति में है तो गति में रहने का प्रयास करेगा। तो यही नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। इनर्शिया इंग्लिश में बोले हैं, इसका बात कर लेते हैं। और इस नियम से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए, मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट अगर करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बाहरी आपकी सोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट के लिए आप बल की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने जाना। अब बात कर लेते हैं जड़त्व क्या होता है। अभी तक हमने बात किया गति के नियम के जड़त्व का नियम बात किया, तो अब बात करते हैं जड़त्व, जो हमारा दूसरा सेगमेंट है जड़त्व। अब भाई जड़त्व क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के बारे में जानेंगे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियत बने रहने का प्रयास करता है। मतलब जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया तो तब तक यह अपने जो प्रारंभिक स्थिति है, फर्स्ट स्टेज, उसमें बने रहने का ये प्रयास करता है। और यही परिवर्तन का विरोध ही आपका जड़त्व कहलाता है। ये परिभाषा के अनुसार निकल के आया। और जड़त्व की जब माप होती है तो ये द्रव्यमान होती है, अर्थात क्या हुआ, बिना द्रव्यमान के आपका जड़त्व नहीं होगा और कोई ऐसा पिंड नहीं होगा जिसमें जड़त्व ना हो। तो यहाँ पे बात करेंगे और बात करेंगे जितना ज़्यादा आपका द्रव्यमान होगा, भार होगा, उतना ही ज़्यादा वस्तु में जड़त्व होगा। तो मान लीजिए अगर कोई हल्की चीज़ है या भारी चीज़ है, उसका जड़त्व अधिक होगा भारी चीज़ का, और हल्की चीज़ का, हल्के ऑब्जेक्ट का जड़त्व 5 kg का है और छोटा ऑब्जेक्ट है 3 kg का, तो उसका जड़त्व कम होगा, भारी चीज़ का अधिक होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा। अब यहाँ से बल की परिभाषा का भी आपके जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह बाह्य कारक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो वैसे छोटी कक्षाओं में 8th 9th यहाँ सब बताया जाता है। बल मतलब जैसे जड़त्व क्या है, तो जड़त्व की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो अपने ही स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है। अगर विरामावस्था में है तो विराम में ही रहने का प्रयास करता है, और गति अवस्था में है तो गति का प्रयास करता है, तो इसी को जड़त्व बोलते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से इसकी डिफिनेशन को देखा जाए तो यहाँ से बल की पहले जो आपका गति का नियम दिया था न्यूटन साहब ने, यहाँ पे जो बल की परिभाषा का भी उद्भव होता है, विकास होता है, या फिर वहाँ से निकलती है। तो बल की परिभाषा यहाँ से देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। तो बल वह बाह्य कारक है या एक्सटर्नल फोर्स है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट स्टेज जिसे आप यू बोलते हैं और अंतिम वेग भी बोलते हैं, तो वहाँ से ये आपका लाने का प्रयास करता है। जबकि अभी यहाँ पे आपका प्रारंभिक स्थिति हो गया। अब मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी तय कर लिया और यहाँ चला आया, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। अब ये स्थिति यहाँ हो गई, इससे पता चला कि हमने इस पे बल यूज़ किया है। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल यूज़ किया है। और बल की बात करें तो यह एक सदिश राशि है। इसको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, अगर आप पिछली क्लास ना देखे हो तो जाके देख लीजिए। बल के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, मात्रक, सारे कुछ कवर किया है।
तो यहाँ से आप देख लिए बल का परिभाषा निकल गया पहले ऑब्जेक्ट से, पहले आपके नियम से। दूसरा आप बात कर रहे हैं जड़त्व के नियम का दैनिक जीवन में प्रेक्षण, जो आप दैनिक प्रतिदिन डेली आप देखते हैं जड़त्व का, जो अपने लाइफ में देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे आप रख लेते हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, जब ये चलती हैं, जब ये स्टार्ट होती हैं, चलती हैं, जैसे वहाँ पे हम इससे उतर रहे होते हैं या फिर उसमें बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि जब हम उतर रहे होते हैं मान लीजिए और ट्रेन या बस चल रही होती है, या फिर इतनी लाइफ बिजी है, इतनी लाइफ व्यस्त है कि आज किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी समय नहीं है और वह जल्दी से सारा कुछ काम करना चाहता है। और यहाँ पे जैसे ही बस की गति थोड़ा भी स्लो होती है, वह अपने गंतव्य तक जाने के लिए वहाँ से उतरता है और जल्दबाजी में, जैसे मान लो अगर बस के दिशा में ही उसने दौड़ ना लगाई तो अचानक गिर जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, रियल लाइफ में देखा होगा। तो यहाँ पे वही है प्रेक्षण। तो यहाँ पे बस से या फिर ट्रेन से ऐसा स्थित करते हुए देखा होगा आपने। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका शरीर जो है बस के साथ में गतिमान होता है, बट आपको लगता है कि हम कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब ही आप उतरने का प्रयास करते हैं या फिर उसके साथ में दौड़ेंगे, थोड़ा सा मतलब दौड़ लेंगे बस के साथ में, तब आसानी से आप वहाँ पे नीचे दौड़ पाएंगे और बस से उतर पाएंगे, ट्रेन से उतर पाएंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि बस या ट्रेन में बैठे हैं और जब बस में ब्रेक लगाई जाती है, ब्रेक का यूज़ किया जाता है, तो यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। आगे की तरफ कैसा झुक जाता है, अब वहाँ पे देखेंगे। जैसा कि वहाँ पे बैठे हैं हम बस में, बस के सीट पे बैठे हैं, तो हमारे जो कमर का नीचे का भाग हुआ ये तो स्थिर है वो सीट के साथ, लेकिन हमारा जो कमर के ऊपर का भाग हुआ ये स्थिर नहीं है। ये जब आपके बस के साथ ये भी मतलब चलायमान है और जैसे ब्रेक लगाई जाए तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ से ये कवर हो गया। और तेज़ी से चलती हुई गाड़ी मुड़ने पर अगर बैठा व्यक्ति हो, तो जैसे आपने देखा होगा बस या फिर कोई भी 4 व्हीलर कुछ भी हो गया, जब आप वह टर्न पे अब वो रोटेट होती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जिस तरफ वो रोटेट हो रही है उसके विपरीत दिशा में यात्री जो है लुढ़क जाते हैं, मतलब जैसे उसके विपरीत दिशा में मोशन करते हैं। तो यहाँ से ये देख लिए, प्रेक्षण देख लिए, सारा कुछ हो गया न्यूटन के संबंध में। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम के संदर्भ में अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संवेग की। तो यहाँ से संवेग मोमेंटम, वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पे हमारा मोशन था, गति था, यहाँ पे संवेग हो गया। और संवेग तो आप जानते हैं, संवेग की परिभाषा आप जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। तो द्रव्यमान और वेग के वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है, जिसे P बराबर mv से डिनोट किया जाता है। इसका अगर सूत्र लिखने की बात करें तो P बराबर mv। अब यहाँ से क्या हो गया, P आपका हो गया आपका संवेग, m क्या हो गया द्रव्यमान, v क्या हो गया वेग। और द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, v को व्यक्त करते हैं मीटर में। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसकी मात्रक की बात करिए लिए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसकी अगर विमा की बात कर लिए तो द्रव्यमान हो जाएगा m, और इसके जो मीटर या फिर वेग की बात करिए l, और समय क्योंकि है तो t-1। तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का जो हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि सेकंड नीचे में रहेगा और ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाएगा, इसलिए MLT-1 ये आपका आ गया। यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, विमाओं को लेकर सारा कुछ कराया गया था पिछली वीडियो में, तो वहाँ से आप उसको कवर कर लेना और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो P बराबर mv यहाँ से हो जाएगा। इसका मात्रक हमने देख लिया। और ये एक सदिश राशि है, सदिश राशियों को भी बताया था। और इस पे क्या एरो का, सदिश राशियों पे आपने देखा होगा जैसा संवेग है तो इनके राशियों पे एरो का निशान लगाया जाता है। जैसे ऐसे मान लो संवेग लिखा है तो यहाँ पे आपके एरो का निशान प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से इसका संवेग का पूरा फंडा हो गया।
संवेग बराबर हमने देखा द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv। यदि दो वस्तुओं का वेग समान होता है तो वहाँ पे देखते हैं तो जिनका संवेग, जिनका द्रव्यमान अधिक होगा मतलब वेट अधिक होगा, उनका संवेग भी अधिक होगा। जैसा कि हम रियल लाइफ में देखते हैं, अगर कोई कार है और कोई ट्रक है, और जब ट्रक आपका जो गति कर रहा है, दोनों की वेग स्पीड जो है वो समान है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हल्की जो है कार हल्की है तो उसका संवेग कम होगा, और आपका जो ट्रक है इसका संवेग अधिक होगा। तो यहाँ से ये जाने। और परंतु अगर भारी वस्तुएं हैं, दोनों भारी वस्तुएं हैं, उनका वेग, जिनका वेग अधिक होगा, मान लो दोनों वस्तुएं हम कांस्टेंट एक ही भार का लेते हैं, दोनों कार ही हैं और एक समान मतलब जो तेज गति से चलेंगी उनका संवेग अधिक होगा। तो यहाँ से संवेग के बारे में आशा करते हैं सारा कुछ समझ में आया होगा, संवेग टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं गति के द्वितीय नियम की। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, गति का द्वितीय नियम। तो यहाँ पे ये भाई लोग जो हाई स्कूल है, इंटर है, आपका 10+2 सारा कुछ यहाँ पे कवर हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। यहाँ पे जो आपका बेसिक है वो भी सारा कुछ क्लियर किया जा रहा है, एक ही वीडियो से जो एक टॉपिक है उतना सारा कुछ कवर होगा। तो गति का द्वितीय नियम देखते हैं, गति का द्वितीय नियम है क्या और गति के द्वितीय नियम से क्या क्या प्राप्त होता है। जैसा पहले नियम से हमने बताया कि बल की परिभाषा की व्युत्पत्ति हुई थी, तो पहले नियम से, और द्वितीय नियम से बल के आपके सूत्र आप जानते हैं, फोर्स F बराबर ma होता है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से देखेंगे गति के द्वितीय नियम की। तो इस नियम के अनुसार क्या है भैया, इस नियम के अनुसार जो लगाया गया बल होता है ये वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो असंतुलित या फिर अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से अगर डिनोट करें, और जहाँ पे जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में हमारा कार्य प्राप्त होता है, या फिर उसी दिशा में आपका बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में आपका होता है। तो यहाँ से इसको मिटा के देखते हैं, इसके बल की सारे सूत्र का कैसे गणना होगा यहाँ पे। तो द्वितीय नियम, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल सेक्शन है तो इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो यहाँ से इसको पूरा कवर करेंगे। यहाँ से देखते हैं, ये सारा कुछ हो गया होगा। अगर आपको जल्दी रहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए और बाद में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, आपका m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है m है। तो द्रव्यमान आपने व्यक्त कर लिया m में, द्रव्यमान बात कर लिया हमने m में, और ये क्या कर रहा है, m द्रव्यमान की वस्तु है, u इसका प्रारंभिक वेग है। मान लीजिए u इसका प्रारंभिक वेग है, u वैसे प्रारंभिक वेग की बात करें तो u प्रारंभिक वेग लिख लेते हैं, प्रारंभिक वेग। अब यहाँ से हो गया, अगर ये t समय अंतराल पे या फिर t सेकेंड में समय में एक निश्चित फोर्स लगने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। v अगर निश्चित एक समय में मतलब t समय में लगने पर इसका वेग जो होता है, इसका वेग t समय में लगे फोर्स के कारण, अगर इसका वेग जो होता है अंतिम वेग बोलेंगे उसे v हो जाता है, अंतिम वेग इसे बोलेंगे। अंतिम वेग वो प्रारंभिक वेग था, यहाँ पे अंतिम वेग की बात करें, अंतिम वेग हो गया और यहाँ पे हो गया। तो इसके प्रारंभिक और अंतिम वेग होंगे, तो इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो p बराबर, वैसे क्या जानते हैं प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर p1 बराबर क्या हो जाएगा mu, प्रारंभिक हो गया, और p2 बराबर क्या हो जाएगा mv। अंतिम वेग के लिए बात कर लिए p बराबर mv।
यहाँ से इसको मिटा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सो संवेग परिवर्तन देख लेते हैं, क्योंकि संवेग परिवर्तन ही यहाँ पे बात किया है, संवेग परिवर्तन। तो यहाँ से इतना सारा कुछ हो गया, आगे इसको नोटिस करते रहिएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो वैसे आप जानते हैं P बराबर mv होता है, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे, अगर हमने द्रव्यमान की बात की m से और इसके बाद बात की समय की t से, और एक निश्चित बल लगाकर विस्थापन भी हो जाता है, प्रारंभिक वेग u रहता है। तो प्रारंभिक वेग आपने प्रारंभिक आपका संवेग क्या हो गया, P1 आपका m, और यहाँ से u हो जाएगा, mu हो गया। अब आपका अंतिम 2 हो जाएगा, आपका mv हो गया। अब इसका जो अंतर हो गया, जो संवेग परिवर्तन हो गया, संवेग परिवर्तन देखेंगे, संवेग परिवर्तन जब देख रहे हैं तो दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ P अगर फाइनल मानेंगे, P फाइनल अगर P ऐसे करके लिखेंगे, P फाइनल अगर हो जाएगा तो यहाँ पे mv माइनस mu, mv माइनस mu, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, m जो आपको दिख रहा है कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लिए। अब यहाँ से क्या बचा, v माइनस u, मतलब जो आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और इसे क्या कह रहा था कि समय के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से बात कर लिए संवेग परिवर्तन दर या लगाया गया बल, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती क्या हो जाएगा, F समानुपाती होता है P बटा T। और यहाँ से हो जाएगा आपका, निकल के आएगा P संवेग परिवर्तन जो हो गया आपका, हो गया क्या, यहाँ से जो संवेग परिवर्तन हो गया, यहाँ से अगर बात कर लिए तो हो जाएगा mv माइनस u, यहाँ से आपका हो गया होगा, यहाँ से हो जाएगा, और इसके बटे t। तो यहाँ से ये हो जाएगा, सारा कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो यह अब यहाँ पे बात कर लिए, और ये आप जानते हैं क्या आ गया, ये आपका सूत्र आ गया A। अगर यहाँ पे बात कर लीजिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा पूरा तो यहाँ पे देखिएगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए। F समानुपाती यहाँ पे क्या आ जाएगा, mv माइनस u। अब यहाँ पे इसके बटे t आ गया। अब t समय अंतराल पे, और इतने का मान आप जानते हैं क्या होता है, इतने का मान होता है F समानुपाती आ जाएगा ma, a का मान होता है, अब F समानुपाती ma आ जाएगा, और यहाँ पे जो समानुपात का चिन्ह है ये हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, F बराबर ma। तो क्या हो गया, मास और यहाँ पे त्वरण का गुणनफल हो गया। तो बल की जो यहाँ पे आ गया, इसका सूत्र आ गया F बराबर ma, बल गुण बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ आ गया आपका, और के नियतांक है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर जिक्र कर लिए, F बराबर फाइनली रूप से आ गया अगर के ma आ गया, क्योंकि ये एक नियतांक है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसको वैल्यू नहीं करेंगे। अगर मान लो एक मानते हैं, मान लो ये फोर्स हमने एक न्यूटन मान लिया, कि 1 किलोग्राम मान लिया, ये इसको 1 मान लिया, और आपका द्रव्यमान 1 और आपका त्वरण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर ma। ये फाइनली रूप से यहाँ से आ गया, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से फाइनली रूप से F बराबर ma आ गया। इसको नोटिस कर सकते हैं, और निकाला कैसा, यहाँ से पूरा आपने देखा होगा। तो यहाँ से आगे बात करते हैं, उपयुक्त समीकरण से यदि द्रव्यमान 1 kg और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड, हम कह सकते हैं 1 न्यूटन बल वह बल है जो एक की गिरा की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण उत्पन्न कर दे। तो F बराबर यहाँ से F T M भी आ गया। तो अगर F बराबर यहाँ से 0 भी हो जाता है, F बराबर 0 कर देंगे तो T समय पर V बराबर U होगा, और हमारी वस्तु समान वेग से चलती रहेगी। अगर मान लो ये हमारा F बराबर अगर हम 0 कर दें, F बराबर 0 कर दें, तो जैसे हमारी वेग जो गति है, तो T समय पे हमारा जो हो जाएगा V बराबर U हो जाएगा। और V बराबर U अगर हो गया, V बराबर U हो गया, तो ये हमारा जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये एक समान वेग से गति करता रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे V या U इसमें से अगर कुछ को भी 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है विरामावस्था में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका पूरा फंडा समझ में आया, पूरा कुछ समझ में आ गया होगा।
अब आगे बात करते हैं गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, तो उसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अगर गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग, तो यहाँ से देख लेते हैं गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। तो क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में आपने देखा होगा, क्रिकेट का खेल इस समय परवान चढ़ा है। ये आईपीएल का सीज़न है, आईपीएल का 13वां सीज़न है, और 13वें सीज़न में कल का आपने मैच देखा। कल का मैच आपने फाइनली रूप से देखा, तो वहाँ पे क्या हुआ सारा कुछ आपने देखा। तो वहाँ पे उसकी बात छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैच की बात। तो वहाँ पे क्योंकि दूसरे नियम की देख रहे हैं, तो यहाँ पे बॉल को स्थिर करने के लिए, विरामावस्था में लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, अपने हैंड को पीछे की ओर खींचा जाता है। इसके बाद अब कैच को लिया जाता है, ताकि मतलब हमारे हाथ में चोट ना आए। और इसी तरह भारी अगर गेंद होगी, हल्की गेंद होगी, तो भारी गेंद से हमारा ज़्यादा चोट आएगा, क्योंकि उसमें समवेग के साथ वेग भी होगा, मतलब द्रव्यमान के साथ वेग भी होगा। और वहाँ हल्की में द्रव्यमान क्योंकि कम होगा, यहाँ पे वेग आसानी से गेंद को कलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं गाड़ियों में अगर झटकों से बचने के लिए आपने देखा होगा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। 2 व्हीलर में आपने स्प्रिंग देखा होगा। झटकों से बचने के लिए प्लाटिना में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था विराट कोहली। और वहाँ पे आगे भी अगर देखते हैं झटकों से बचने के लिए ट्रकों में लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। लीफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। ऐसे ही जितने भी आपके वाहन हो गए, व्हीलर हो गए, वहाँ पे आपका प्रयोग किया जाता है शॉक से बचने के लिए, झटके से बचने के लिए स्प्रिंग। और स्प्रिंग में अन्य प्रकार की स्प्रिंग को भी प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पे आगे देखेंगे यदि हल्की भारी गेंदें, ये तो हो गया। अब गति के तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम है क्या? तो तृतीय नियम वैसे बेसिकली आप जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप जानते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम जाता है, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे विपरीत दिशा में लगाएगी वो बल। जैसे मान लो आपने इधर को 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो विपरीत दिशा में, समांतर दिशा में, इधर से विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का फोर्स ये भी लगाएगी। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि एक वस्तु क्रिया प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु पर जितना फोर्स लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाती है, वही दूसरी वस्तु उतना ही फोर्स लगाती है। तो इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और अगर ये बात करें तो इसी नियम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आपको मिला करके आपका क्या बन जाता है, समवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ से अगर किताबी भाषा के रूप में देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दूसरी वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया आती है। याद रहे कि क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ना कि एक वस्तु पर। वहाँ पे देखेंगे कि क्रिया क्या होती है और प्रतिक्रिया होती है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कार्य करती है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के आपने उदाहरण तो देखा होगा, जैसे हमने मान लो व्हाइट बोर्ड पे ऐसा 5 न्यूटन का बल आरोपित किया। अब 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, तो ये जो हो व्हाइट बोर्ड या फिर आपकी जो दीवार है, ये भी 5 न्यूटन का बल या उससे ज़्यादा हमारी तरफ फोर्स करेगी, क्योंकि इसका बल ज़्यादा हमारा बल कम है, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लग रहा है और सारा कुछ फिक्स है, स्थिर है, विरामावस्था में बना हुआ है, क्योंकि हमारा फोर्स उसके फोर्स से कम है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए बंदूक से जब गोली चलती है, बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है और उसी क्रिया के विपरीत होती है, बंदूक जो होती है वो पीछे की तरफ हटती है। ऐसे ही देखते हैं रॉकेट की गति का प्रयोग जब किया जाता है, नोदक उसमें प्रयोग किया जाता है। जब नोदक आपका जलता है प्रणोदक, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है कि क्या जैसे द्रव्यमान उसमें भरा होता है, नोदक प्रणोदक जो द्रव्यमान के रूप में भरा होता है, लिक्विड के रूप में भरा होता है, उसमें जब वो जलता है, फायर करता है, तो वो क्या करता है, गैसों को विसर्जित करता है, अपने फ्यूल फॉर्म को गैस फॉर्म में विसर्जित करता है वायुमंडल में, और वह आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ कैसे बढ़ता है, क्योंकि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रहा है। जैसे वो ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे आपका नोदक जल रहा है, नोदक जल रहा है, ये आपका गैसीय रूप में विसर्जित हो रहा है, और इसके साथ में आपका क्या हो रहा है,
गैसी फॉर्म में जब विसर्जन हो रहा है, इसके साथ में ही आपका द्रव्यमान जो है वो रॉकेट का द्रव्यमान जो है घट रहा है, क्योंकि नोदक जो जल रहा है वो बाहर गैसीय रूप में विसर्जित हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पे गैसीय फॉर्म में जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका द्रव्यमान कम हो रहा है, और द्रव्यमान जैसे ही आपका कम हो रहा है, आपके त्वरण और गति बढ़ता जाएगा। आपने रॉकेट को उड़ाया होगा, दिवाली आ रही है, रॉकेट को उड़ाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं यही क्रिया होती है। जैसे स्पीड यहाँ पे स्लो होती है और अचानक एक समय एकदम मैक्सिमम चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब उसमें जो आपका ज्वलनशील पदार्थ जो भरा रहता है, जो आपका विस्फोटक भरा रहता है, वो अचानक जलता है और नीचे की तरफ जो गैस से फॉर्म में उसका डिस्ट्रॉयड होता है, ऊपर को प्रेस करता है और अचानक वो मैक्सिमम गति कैसे पकड़ता है? द्रव्यमान कम हो गया, त्वरण आपका और गति हाई होता है। मतलब त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन। वहाँ पे क्या? वेग परिवर्तन ही त्वरण है। तो आपने पढ़ा है त्वरण, आपने पढ़ा है वेग परिवर्तन। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन होगा, जैसा जैसे बेट में कम आता है, द्रव्यमान कम होता है, वहाँ पे ये रॉकेट की गति जो रॉकेट की गति होती है, ये ऊपर की तरफ हाई स्पीड में जाएगी त्वरण के साथ। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया, आपने देख लिया क्रिया के प्रति। नाव को जल में जब चलाते हैं, जो आपका जो नाव को आगे की ओर ले जाते हैं, वहाँ पे एक आपने देखा होगा, चप्पू देखा होगा, उससे पानी को पीछे पिछाड़ते हैं। पानी को पिछाड़ते हैं तो वो नाव आगे जाती है। तो वही क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। हम अपने भार के अनुभव करते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपना भार अनुभव कर रहे हैं। क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से ये मीटर प्रति सेकेंड से आपका जो है ग्रेविटी आपको खींच रहा है, पृथ्वी आपको खींच रहा है, इसलिए उसी के अनुसार आपका वेट मालूम पड़ रहा है। यही आप ध्रुवों पे ज़्यादा महसूस करेंगे और विषुवत रेखा पे कम, थोड़ा कम, क्योंकि वहाँ पे दूरियों का अभाव है। तो यहाँ पे आगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। संवेग संरक्षण बेसिकली होता क्या है? द्वितीय नियम, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है और तृतीय नियम से, तीसरे नियम से यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो ये सिद्धांत क्या है? न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम को सम्मिलित करने से। तो इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल आपका जो बाह्य बल ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो रहा है, तो उसका उस निकाय का उस एक एडियम जैसे प्रोसेस का जो सिस्टम का जो संवेग है, संवेग आपका नियत रहता है। तो यही तीसरा नियम है संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण आपने रॉकेट के माध्यम से हमने बताया, वहाँ भी संवेग संरक्षण ही है। अब यहाँ पे किताबी भाषा में जान लेते हैं। रॉकेट प्रणोदक, रॉकेट को उड़ाया क्रिया प्रतिक्रिया है और सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का इंजन जब जलता है, ईंधन जलता है, तीव्र गति से गैसीय विसर्जन होता है और क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने देखा वही पूरा सिस्टम है। तो यहाँ से सारा कुछ हो गया, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया, ये सारा कुछ हो गया। तो यहाँ से सारा कुछ अच्छे से समझ में आया। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, जड़त्व हो गया, गति का द्वितीय नियम, बल की पूरा समीकरण हो गया, सारा कुछ अच्छे से समझ में आया। और संवेग संरक्षण हो गया, तृतीय नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया। जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आगे कराए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं उसको सॉल्व किया गया। तो यहाँ से भाई वीडियो को अभी एंड करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे, जितना पढ़ाएं उतना क्लियर होता है। और वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपकी जो क्वेश्चन क्वेरीज रहती हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि वीडियो और अच्छी से अच्छी ज़्यादा बने। और जाते जाते जो चैनल पे आए भैया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मिल रहे हैं नॉन स्टॉप। तो भाई तो अब करते हैं इस क्लास से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।